प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत प्यारी सी थी और उसको अपनी इस खूबसूरती का बहुत एहसास था। वो हर वक्त अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी। उसका नाम पोमी था। पोमी अपनी बहनों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं किया करती थी, क्योंकि उसकी बहनें उसकी तरह प्यारी नहीं थीं। हत्ता कि वो अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा बातें नहीं किया करती थी। उसकी स्कूल में भी सिर्फ 3 लड़कियों से दोस्ती थी, जो कि उसकी तरह बहुत प्यारी प्यारी थीं, और वो सब मिलकर क्लास में बाकी बच्चियों का मजाक उड़ाया करती थीं। पोमी की मम्मी हर वक्त उसे समझाया करती थीं कि बेटा पोमी, इस तरह अपने ऊपर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। शक्ल और सूरत तो अल्लाह की देन है। वो जिसे चाहे बहुत प्यारा बना दे और जिसे चाहे थोड़ा कम प्यारा बना दे। इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है। फिर तुम क्यों इतना करती हो अपनी खूबसूरती को लेकर, और बाकी सबका दिल क्यों दुखाती हो? मम्मी प्लीज, हर वक्त मुझे आप लेक्चर ना दिया करें। अब अल्लाह ने मुझे अच्छी सूरत दी है तो मैं उस पर क्यों ना इतराऊं। आप प्लीज मुझसे इतनी बातें ना किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता है आप लोगों से इतना ज्यादा घुलना मिलना। पोमी की मम्मी बेचारी उदास सी वहाँ से हट गई। पोमी की बहनों ने अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी आप मत बात किया करें पोमी से, छोड़ दें उसे उसके हाल पर। एक दिन पोमी को शौक हुआ, मैं दुल्हन बनकर कैसी लगूंगी। चलो मैं तैयार होती हूँ और दुल्हन बनकर देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये कहकर उसने अपनी मम्मी का रेड दुपट्टा ओढ़ा और खूब दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठ गई। उसे अपना आप बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ी देर अपने आप को हर तरफ से देखने के बाद उसने दुपट्टा उतारा और सोचने लगी, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। चलो मैं चलकर वॉक करती हूँ थोड़ी देर और मौसम को एंजॉय करती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गई और घूमने फिरने लगी। अचानक दूर से उसकी नज़र पड़ी कुछ शिकारियों पर, जो कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे परिंदों का शिकार करने जंगल आते थे। ये देखकर वो बहुत डर गई। वो अपने घर से काफ़ी दूर थी। उसकी समझ में ना आया कि अब क्या किया जाए। फिर उसे याद आया कि उसकी दोस्तों के घर तो यहाँ से करीब हैं। उसने सोचा, चलो मैं चूचू के घर जाकर पनाह लेती हूँ। पोमी चूचू के घर पहुंचकर जोर से चूचू को आवाजें देने लगी, चूचू चूचू प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बाहर कुछ शिकारी परिंदों को पकड़ने आए हैं। प्लीज मुझे कहीं छुपा लो। अरे यार पोमी, मैं तो इस वक्त सो रही हूँ। प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। अगर मैं उठकर बाहर आई और दरवाजा खोला तो मेरी मामा मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि वो समझेंगी मैं तुम्हारे साथ खेलने जा रही हूँ। प्लीज तुम यहाँ से थोड़ी दूर और कहीं चली जाओ। चूचू ने अंदर से आवाज लगाई और सो गई। पोमी बेचारी बहुत परेशान हुई। फिर उसने सोचा, चलो मोनू के घर चलती हूँ। वो भागकर मोनू के घर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मोनू प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बाहर कुछ शिकारी खड़े हुए हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। प्लीज जल्दी से दरवाजा खोल दो। अरे यार पोमी, मैं तो इस वक्त मिल्क पी रही हूँ। ये मेरा मिल्क पीने का टाइम है और मैं बिल्कुल अपनी जगह से नहीं उठ सकती, वरना मेरी मामा मुझे बहुत डांटेंगी। तुम प्लीज कहीं और चली जाओ मदद के लिए। अंदर से मोनू की आवाज आई। पोमी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। शिकारी उसके सर पर पहुंचने वाले थे। वो जल्दी से अपनी तीसरी दोस्त नोनी के घर पहुंच गई। नोनी नोनी प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बाहर कुछ शिकारी खड़े हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे यार पोमी, ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? ये वक्त तो मेरी स्टडीज का है। अगर मैं अपनी जगह से उठी और इधर उधर टाइम ज़ाया किया तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो इस वक्त। ये कहकर नोनी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। पोमी को बहुत अफसोस हुआ। ये उसकी बेहतरीन सहेलियां थीं, जिन पर वो हर वक्त फख्र करती थी और जिनके लिए वो अपने बहन भाई हत्ता के मम्मी पापा से भी लड़ती रहती थी।
اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا تھا کیونکہ شکاری اسے نظر آ رہے تھے جو اس کے قریب ہی آ رہے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، اسے ایک کالے کلر کے پینٹ کا ڈبہ نظر آیا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تھا کہ اپنے آپ کو اس کالے رنگ میں ڈبو دے۔ اس نے یہی کیا۔ پومی نے جلدی سے پینٹ کے ڈبے میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو پوری طرح پینٹ میں ڈبو دیا۔ اب وہ بلیک کلر کی ہو چکی تھی۔ پومی اب آرام سے باہر نکل آئی اور سامنے درخت پر بیٹھ گئی۔ شکاری اس کے قریب آئے، انہوں نے دیکھا، ارے یہ تو بہت ہی گندے سے بلیک کلر کی ہے، اس کو کیا پکڑیں، اس کو چھوڑو، آگے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ پومی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ جلدی سے اڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئی۔ پومی اپنے گھر جا کر اپنے ممی پاپا اور بہن بھائیوں کے سامنے رونے لگی۔ اس نے ان سب سے معافی مانگی اور انہیں پورا واقعہ بتایا۔ پومی کے ممی پاپا اور بہن بھائیوں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی اور کہا کہ بہت جلد تمہارا یہ بلیک کلر صاف ہو جائے گا اور تم پہلے کی طرح پیاری ہو جاؤ گی۔ نہیں، اب مجھے پیارا نہیں ہونا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بے مقصد نہیں بناتے، وہ جس کو جس طرح بناتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ کارآمد ہوتا ہے۔ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میں نے یہ بات سمجھ لی ہے اور اب میں اپنے حال میں خوش ہوں۔ اور میں نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ میرے سب سے بہترین دوست میرے ممی پاپا اور میرے بہن بھائی ہیں۔ اب میں کبھی کسی کے لیے بھی آپ لوگوں سے نہیں لڑوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ پومی کے ممی پاپا اور بہن بھائیوں نے اسے گلے لگا کر معاف کر دیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب بچہ ٹیپو اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال جب وہ بہت چھوٹا تھا تبھی ہو گیا تھا۔ ٹیپو اور اس کی ماں کا گزر بسر بہت مشکلوں سے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بالکل ہی پیسے نہ ہوتے تھے اور وہ 2-3 وقت بھوکے رہ کر گزارتے تھے۔ بیٹا ٹیپو، اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں، بس یہ ایک بکری بچی ہے۔ تم ایسا کرو، اس بکری کو بازار لے کر جاؤ اور اس کے دام لگواؤ۔ اگر تمہیں مناسب پیسے مل جائیں تو ہمارے لیے کچھ دنوں کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں جی، لے جاتا ہوں، مگر مجھے بکری بیچنا تو نہیں آتا، میں کیا کہوں گا لوگوں سے؟ میرے بچے، بس تم بتانا لوگوں سے کہ میرے پاس کھانے کو بالکل پیسے نہیں ہیں، آپ اس بکری کے مناسب دام لگائیے اور اسے لے جائیے تاکہ ہمارے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ ٹیپو بکری کو بازار لے جاتا ہے اور ایک جگہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کتنے میں دے رہے ہو یہ بکری؟ صاحب، آپ مناسب قیمت لگائیں اور اس بکری کو لے جائیں۔ میرے پاس تو یہ امرود کے بیج ہیں، تم کہو تو میں یہ تمہیں دے دوں اور اس کے بدلے تم مجھے بکری دے دو۔ ٹیپو چھوٹا تھا اور کھڑے کھڑے تھک بھی گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے یہ قیمت منظور کر لی۔ وہ امرود کے بیج لے کر گھر آ گیا اور اپنی ماں کو خوشی خوشی دکھانے لگا۔ ماں یہ بیج دیکھ کر غصے میں آ گئی اور چلانے لگی، یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو؟ اب کیا ہم یہ کھائیں گے یا اس سے ہم کیا خریدیں گے؟ جاؤ تم ہی کھاؤ یہ۔ کہہ کر اس نے سارے بیج باہر صحن میں پھینک دیے۔ ٹیپو بیچارہ وہیں روتے روتے سو گیا۔ صبح اٹھا اور باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بڑا سا امرود کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ خوشی خوشی دوڑ کر اندر گیا اور اپنی ماں کو بلا کر لایا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں ماں جی، کتنے اچھے بیج تھے، راتوں رات اتنا بڑا درخت لگ گیا اور اس میں کتنے سارے امرود بھی لگے ہوئے ہیں، اب ہم یہ امرود توڑ توڑ کر کھائیں گے۔ اس کی ماں بھی اتنا بڑا امرود کا درخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے
कि रातों रात चंद अमरूद के बीच से इतना बड़ा दरख्त निकल गया। टीपू जल्दी से ऊपर दरख्त पर चढ़ने लगा ताकि अमरूद तोड़ सके। जब वो ऊपर दरख्त के पहुंचा तो क्या देखता है, दरख्त के बिल्कुल ऊपर एक खूबसूरत सा घर बना हुआ था। वो डरते डरते घर के अंदर दाखिल होता है। घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। वो घर के अंदर चारों तरफ घूम फिर कर देखने लगता है। वाह, कितना खूबसूरत घर है और दरख्त के ऊपर बना हुआ है। मैं नीचे जाकर माँ जी को भी ऊपर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वापस पलटने लगता है तो उसे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। वो लड़की इसके पास आती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। टीपू उस लड़की को देखकर डर जाता है, मगर फिर वो जल्दी से उसे बताता है कि मैं नीचे घर में रहता हूँ और ऊपर दरख्त पर अमरूद तोड़ने आया था तो ये घर देखा। मैं अंदर चला आया देखने कि यहाँ कौन रहता है। उस लड़की ने टीपू से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि ये घर एक जिन का है और वो अब आता ही होगा। अगर वो आया और उसने तुम्हें देखा तो वो फौरन तुम्हें पकड़कर खा जाएगा, क्योंकि उसे इंसान बहुत पसंद है और वो उन्हें बहुत शौक से खाता है। टीपू ये सुनकर जल्दी से वापस जाने लगता है तो उसे रास्ते में एक देख पड़ी नजर आती है। लड़की उससे कहती है, तुम ये अपने घर ले जाओ, इससे तुम जो भी खाना मांगोगे ये तुम्हें पका पकाया खाना देगी और तुम लोग आराम से बैठकर खा लेना। टीपू देग उठाकर अपने घर ले आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। फिर वो दोनों बैठकर देग से कुछ खाने मांगते हैं और ये क्या, थोड़ी ही देर में रंगारंग खाने उनके सामने मौजूद होते हैं। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी सारे खाने खा लेते हैं। टीपू दूसरे दिन फिर उस दरख्त पर चढ़ता है और घर के अंदर जाता है और घर के अंदर घूम फिर कर देखता है। तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ मत आना, ये घर एक जिन का घर है। जाओ जल्दी से भाग जाओ, वो आने वाला है। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, इसीलिए चाह रही हूँ कि जिन तुम्हें कुछ ना कहे। और हाँ, ये जाते हुए ढोल ले जाना, इसको बजाकर तुम जितने पैसे इससे मांगोगे ये तुम्हें देगा, मगर अब दोबारा यहाँ नहीं आना, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। टीपू ढोल लेकर अपने घर में आ जाता है और फिर अपनी माँ को दिखाते हुए सारी बातें बताता है। वो दोनों माँ बेटा बैठकर ढोल बजाकर उससे कुछ पैसे मांगते हैं तो बहुत सारे पैसे उनके सामने पड़े होते हैं। दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तीसरे दिन दोपहर में फिर टीपू ऊपर दरख्त पर चढ़ जाता है और घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, देखता है एक बड़ा सा जिन सामने बैठा हुआ है। वो जिन टीपू को देखकर चिल्लाने लगता है, अच्छा तो वो तू है जो रोज मेरी चीजें चोरी करके ले जाता है, आज तो मैं तुझे पकड़कर खाऊंगा। ये कहकर जिन टीपू की तरफ बढ़ा। एक लम्हे को टीपू की नजरों के सामने अंधेरा छा गया, मगर दूसरे ही पल उसने दरख्त से छलांग लगा दी। आसपास देखने पर उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई। तेजी से वो कुल्हाड़ी उठाकर उसने उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। जिन ऊपर खड़ा चिल्लाता रहा। जैसे ही दरख्त नीचे गिरा, वो घर, जिन, वो लड़की सब गायब हो गए थे। मगर टीपू की जिंदगी भी बदल चुकी थी। उसके पास न खाने को कमी थी, न पैसे की कमी थी। वो और उसकी माँ दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे। मनीष, आखिर मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं? हर चीज की भी कोई हद होती है। तुम कह रहे हो बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। मेरे मामा पापा मेरी शादी करना चाह रहे हैं, अब तुम जल्दी कोई फैसला करो। यार कोशिश तो कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं? किस तरह उस सोनिया को अपने रास्ते से हटाऊं और तुमसे शादी करूं? जहर लगती है वो मुझे। दिल चाहता है बस किसी तरह जल्द अज जल्द उसे खत्म कर दूं। किस तरह उसे अपने रास्ते से हटाऊं? बताओ तुम, क्या करूं मैं? मैं तो खुद बहुत बेजार हूं।
तुमसे शादी करने के लिए परेशान हूं मैं। अगर मैं उसे तलाक दूंगा तो मेरे हाथ से वो सारी जायदाद चली जाएगी जो वो अपने साथ लाई है। फिर बताओ, हम दोनों खाली हाथ रह जाएंगे, क्या करेंगे फिर? तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढो ना कि उसे तलाक भी ना देना पड़े और उससे जान भी छूट जाए। तुम हिम्मत करो मिनेश और उसे जान से मार दो। बस यही तरीका है उससे जान छुड़ाने का। इस तरह सारी जायदाद भी हमारे पास ही रहेगी मनीष। ठीक कह रही हो तुम। कोई तरीका सोचते हैं। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, वरना वो फोन कर करके दिमाग खराब कर देगी। मनीष जब घर पहुंचा तो सोनिया उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसने खाना भी नहीं खाया था। वो एक बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी थी, मगर मनीष को उससे ज़रा भी मोहब्बत ना थी। उसको लगाव था तो सिर्फ इस जायदाद से जो वो अपने साथ लाई थी। मैं कब से आपके इंतजार में बैठी हुई हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया। खाना लाऊं? मैंने तुम्हें कहा था क्या कि तुम बैठी रहो? क्यों नहीं खाया खाना? खा लेती तो ज्यादा बेहतर था ना। जाओ लेकर आओ जल्दी। सोनिया की आंखों से उसका हक़ारत भरा लहजा सुनकर आंसू बहने लगे। वो रोते हुए गई और खाना लेकर आई। मनीष का रवैया सोनिया के साथ हमेशा से ही इतना बुरा था, क्योंकि उसे वो करिश्मा जो पसंद थी। एक दिन मनीष ने सोचा, बस अब बहुत हो गया। अब मुझे सोनिया को रास्ते से हटाना होगा ताकि मैं और करिश्मा जल्द अज जल्द एक हो सकें। सोनिया किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब वो पीछे से आया। वो अपने साथ एक काले रंग का कपड़ा लेकर आया। उसने पीछे से सोनिया के गले में वो काला कपड़ा डाला और उसका गला घोंट दिया। फिर उसने सोनिया की बॉडी को घर के पीछे बनी झाड़ियों में ले जाकर मिट्टी में दबा दिया। वहां से वो सीधा करिश्मा के पास गया और जाकर उसे खुशखबरी सुनाई। वो दोनों खुशी से नाचने लगे। उन दोनों ने फैसला किया कि बस अब हमें जल्द अज जल्द शादी कर लेनी चाहिए। आखिर एक दिन मनीष खुशी खुशी करिश्मा को शादी करके अपने घर ले आया। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन जब मनीष सुबह ऑफिस चला गया, करिश्मा घर पर अकेली थी। वो आराम से बैठी लाउंज में टीवी देख रही थी और साथ साथ चाय पी रही थी। अचानक उसे दूर से कहीं आवाज आई, काली चादर तुम्हारे घर से 20 मील के फासले पर। वो डर गई। ये कैसी आवाज है? उसे थोड़ा डर लगा। उसने टीवी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, काली चादर तुम्हारे घर से 15 मील के फासले पर। अब उसे बहुत डर लगा। उसने जल्दी से मनीष को फोन मिलाया और उसे सारी बात बताई। मनीष फोन पर हंसने लगा और कहने लगा, क्या हो गया है करिश्मा? कहाँ से तुम्हें आवाजें आ रही हैं? लगता है तुम काम कर करके बहुत थक गई हो। जाओ कुछ देर आराम कर लो। मैं थोड़ी देर तक घर आ जाऊंगा, फिर बाहर कहीं घूमने चलेंगे। करिश्मा ने सोचा शायद वाकई ऐसा हो। वो अपने बेडरूम में चली गई और बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर उसे आवाज आई, काली चादर तुम्हारे घर से 10 मील के फासले पर। अब सोनिया की डर के मारे हालत खराब हो गई। वो बेड पर बैठ गई। फिर उसे आवाज आई, काली चादर तुम्हारे घर से 5 मील के फासले पर। करिश्मा डर के रोने लगी। वो बेड के नीचे चली गई। उसे फिर आवाज आई, काली चादर तुम्हारे घर के दरवाजे पर। करिश्मा रोती रही और उसे फिर आवाज आई, काली चादर तुम्हारे बेड के नीचे तुम्हारे सामने। और काली चादर ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। ये वही काली चादर थी जिससे मनीष ने सोनिया को मारा था। आज उसी काली चादर ने करिश्मा को मार दिया। जब मनीष घर आया, उसने देखा करिश्मा मरी पड़ी है। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया।
उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। पुलिस ने करिश्मा की लाश देखकर मनीष से कुछ सवालात किए और कहा, घर में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं था, तो यकीनन कत्ल तुमने ही किया है और अब इस कत्ल को छुपाने के लिए झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो। चलो मेरे साथ थाने, तुम्हें थाने जाना होगा। पुलिस ने मनीष को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। मनीष रोता रहा। अचानक उसे आवाज आई, देखा, काली चादर ने कैसे तुम्हारी बीवी से बदला लिया और अब काली चादर तुमसे भी बदला लेगी। देखो, काली चादर तुम्हारे सामने है। काली चादर ने आकर मनीष का भी गला दबा दिया। सोनिया ने काली चादर की मदद से मनीष और करिश्मा दोनों से अपना बदला ले लिया था। एक खेत के करीब दरख्तों की कतार थी। एक दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। साल भर ये चिड़िया इधर उधर दाना दुनका चुगती फिरती, मगर जब मौसम बहार आता तो ये घोंसला आबाद हो जाता। इस घोंसले में इस साल इसने 4 अंडे दिए। इन अंडों पर बैठकर घंटों उन्हें सीती। अंडों को सीने की मुद्दत ख़त्म हुई तो इन अंडों के अंदर से 4 बच्चे निकले। कितनी बेकार। चिड़िया करीबी खेत पर उतरकर अपना पेट भरती, फिर फुर से उड़कर अपने चारों बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती। बच्चों को हर वक्त भूख लगती रहती और चिड़िया थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें दाना खिलाती रहती। इस खेत का मालिक किसान एक छोटे दिल का आदमी था। जब भी वो इस नन्ही सी चिड़िया को अपने खेत में दाना दुनका चुगता देखता तो इसे गुस्सा आ जाता कि मैं तो मेहनत से खेत में दिन रात एक करके फसल उगाता हूँ और ये कमबख्त चिड़िया मेरी मेहनत पर दिन दहाड़े डाका डालती है। किसान इसको पकड़ने की फिक्र में लग गया। आखिर एक दिन किसान ने चिड़िया को अपनी जाल में फंसा ही लिया। अगले दिन इसने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया और शहर की तरफ चल खड़ा हुआ कि अब तो इस डाकू चिड़िया का और मेरा इंसाफ बादशाह सलामत की अदालत में ही होगा। चिड़िया बेचारी पिंजरे की सलाखों से सर मार रही थी और किसान से इल्तिजा कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे। मगर किसान ने एक ना सुनी। रास्ते में एक आदमी मिला जिसकी गांव में दुकान थी। वो शहर से दुकान का सामान ला रहा था। नन्ही चिड़िया की फरियाद सुनकर इसे बड़ा तरस आया। इसने किसान से कहा, भाई किसान, मैं तुम्हें एक जोड़ी जूते दूंगा। इस चिड़िया पर रहम खाओ और इसे आज़ाद कर दो। मगर किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, अब इस बदजात चिड़िया का और मेरा इंसाफ तो बादशाह सलामत के दरबार में ही होगा। शहर की तरफ आता हुआ एक और ताजिर मिला। नन्ही चिड़िया की फरियाद सुनकर इसे भी चिड़िया पर रहम आ गया। इसने किसान से कहा, भाई किसान, तुम्हारे भी बच्चे हैं, इस चिड़िया को आज़ाद कर दो, बदले में मैं तुमको 2 सेर गुड़ दूंगा। मगर जालिम और बेरहम किसान ने एक ना सुनी। किसान चलते चलते बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हुआ। किसान की बारी आई और हुक्म मिला कि वो बयान करे कि इसका मसला क्या है। किसान ने अपनी शिकायत बयान की और कहा, हुजूर, अब इस चिड़िया को और मेरा इंसाफ आप ही कीजिए। बादशाह ने हुक्म फरमाया कि किसान को 5 अशरफियां दे दी जाएं और नन्ही चिड़िया को पिंजरा खोलकर फौरन आज़ाद कर दिया जाए। मगर ये बेवकूफ़ किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहा, मैं तो हुजूर से इंसाफ चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि किसान को 1 मन अनाज देकर नन्ही चिड़िया को आज़ाद कर दिया जाए। किसान अब भी नहीं माना तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया। बादशाह ने अपने वजीर के कान में कुछ कहा। वजीर इस किसान से मुखातिब हुए और बोले, ए किसान, ना तो सिर्फ जिद्दी है बल्कि बेवकूफ भी है। ये चिड़िया तेरे खेत में जाकर चोरी नहीं करती बल्कि तुझ पर एहसान करती है। ये इन छोटे छोटे कीड़ों को चुन चुन कर खा जाती है जो तेरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ए बेवकूफ किसान, तुझे तो इस नन्ही चिड़िया का एहसान मानना चाहिए। बादशाह सलामत का इंसाफ ये कहता है कि
तुझे 1 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया जाए और बेचारी चिड़िया को इसी वक्त आजाद कर दिया जाए। किसान खड़ा खड़ा पछताता रहा कि काश वो 5 अशरफियां ही कबूल कर लेता, मगर फिर इसे वो बात याद आ गई। अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बिल्ली थी, सारे चूहे उससे डरते थे। जहाँ बिल्ली नजर आई, चूहों ने दौड़ लगा दी। अब बिल्ली का गुजारा सूखे टुकड़ों पर था। कहीं कुछ रूखा सूखा मिल जाता, वो खा लेती। एक दिन उसका दिल चाह रहा था कि आज कुछ मज़े का खाए, कोई मोटा ताज़ा चूहा या कोई प्यारा सा चूजा। पहले उसने चूहों के शिकार की कोशिश की। चूहे तो बिल्ली को देखकर अपने अपने बिलों में जा घुसे। अब उसने एक घर में पले हुए चूजों को पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो चूजों के करीब गई, मुर्गी कूं कूं करती हुई आई और उसे खूब चोंचे मारी। बिल्ली इस आफत से इतना डरी कि वहां से भागकर दरिया के किनारे जा पहुंची। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दरिया के किनारे उसे एक मरी हुई मछली मिली। उसे और क्या चाहिए था, खूब मज़े से दावत उड़ाई। खाने के बाद दरिया से पानी पीने लगी, मगर ये क्या, पानी में तो बहुत सारी मछलियाँ थीं, छोटी बड़ी रंग बरंगी, एक से बढ़कर एक, मगर वो तो पानी में थी और बिल्ली खुश्की पर। अब वो घात लगाकर बैठ गई और चाहती थी कि जल्दी से किसी मछली को पकड़ ले। मछलियों ने जो बिल्ली को देखा तो उन्होंने अपने छोटे छोटे सर पानी से निकालकर कहा, बिल्ली खाला। और जैसे ही उनकी तरफ वो लपकी, मछलियाँ गुड़ुक से पानी में ये जा वो जा। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, बिल्ली खाला। बिल्ली ने फिर वही किया। मछलियाँ जोर से हंसी और फिर पानी में गुड़क। बिल्ली की हालत देखकर उन्हें भी बहुत मजा आ रहा था। एक बार फिर आवाज आई, बिल्ली खाला। अब बिल्ली से रहा ना गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो जल्दी से उन्हें पकड़े और मजे ले लेकर खाए। बस फिर क्या था, इस बार गुड़ाप की आवाज जोर से आई और बिल्ली पानी में कूद गई। उसे तैरना तो नहीं आता था, 2-4 हाथ पांव मारे और फिर पानी में डूब गई। एक सियानी मछली ने कहा, इसे इसके लालच की सजा मिल गई है। ये कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। वो दोनों एक ही जंगल में रहा करते थे। कौवे का घर नमक का बना हुआ था और चिड़िया का घर पक्का बना हुआ था। चिड़िया बहुत मेहनती और खुश इखलाक थी। वो हर किसी के साथ बहुत मोहब्बत से मिलती थी, जबकि कौवा मतलबी और मौका परस्त था। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने फरमाइश की, मम्मा आज हमें खिचड़ी खाना है। चिड़िया अपने बच्चों की फरमाइश पर खिचड़ी बनाने लगी। जब वो पूरी खिचड़ी बना चुकी तो उसे याद आया, अरे घर में नमक तो है ही नहीं। चिड़िया ने सोचा, चलो कौवे भैया से मांग लेती हूँ। यही सोचकर वो कौवे के घर गई। कौवे के दरवाजा खोलने पर चिड़िया ने कहा, भैया थोड़ा सा नमक दे दो, मैंने खिचड़ी बनाई है, उसमें मुझे डालना है। कौवा ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, क्या मैंने अपना घर नमक का इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को खिचड़ी में डालने के लिए देता रहूं? जाओ, मैं नहीं दूंगा। चिड़िया बेचारी उदास सी वापस आ गई और घर आकर उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा खिचड़ी बगैर नमक के ही खा लो, क्योंकि मुझे कहीं नमक नहीं मिला। चिड़िया के बच्चों ने बगैर नमक के ही खिचड़ी खा ली। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। कौवे का घर चूंकि नमक का बना हुआ था, इसलिए वो बारिश की वजह से बह गया। कौवा बारिश में भीगते भीगते परेशान हो गया, तो आखिरकार चिड़िया के घर आया और उससे मदद मांगी।
मेरा पूरा घर बारिश में बह गया है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे सकती हो? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आओ अंदर आओ। चिड़िया ने कौवे की खूब खातिर मदारत की। कौवा अपनी बद इखलाकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और चिड़िया से माफ़ी मांगी। चिड़िया ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। प्यारे बच्चों, एक जंगल में 5 चूहे रहा करते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना हर काम मिलजुल कर किया करते थे। वो सब मिलजुल कर खाना लेने जाते थे और शाम में वापसी पर वो खाना मिलजुल कर खा लिया करते थे और रात में आराम करते थे। उनके घर के करीब ही एक बिल्ली रहा करती थी। वो इस इंतज़ार में रहती थी किसी तरह ये चूहे अलग अलग हों और मैं इन्हें पकड़कर खा जाऊं। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो पाती थी। एक दिन 5 चूहों ने मिलकर ये प्लान किया, अब हम 2 चूहे मिलकर सुबह का खाना लाया करेंगे और 3 चूहे शाम का। इस तरह हमारा पेट भी भर जाएगा और हमें आराम का मौका भी मिल जाएगा। फिर वो हर रोज इसी तरह किया करते। एक दिन सुबह वाले दोनों चूहे खाना लेने के लिए निकले तो काफी देर तक उन्हें कुछ भी ना मिला। वो चलते चलते बहुत दूर निकल गए। वापसी पर उन्हें एक केक का टुकड़ा नजर आया। वो दोनों बहुत खुश हुए और उस केक के टुकड़े को घर ले जाने लगे। रास्ते में एक चूहे ने कहा, ये तो इतना छोटा सा केक का टुकड़ा है, हम 5 का पेट इससे कैसे भरेगा? क्यों ना हम इस केक के टुकड़े को यहीं पर खा लें। वो दोनों केक खाने ही लगे थे कि शाम वाले 3 चूहे भी उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ गए और उन्होंने देखा कि वो दोनों चूहे अकेले ही केक खा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, हमें तो जो चीज भी मिलती है हम घर लाते हैं और मिलकर खाते हैं और तुम दोनों अकेले ही केक खाने लगे। ये तो बहुत गलत बात है। ये कहकर वो 5 आपस में लड़ने लगे। पास ही बिल्ली बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसने उस मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर खा गई। चूहे जब तक मुत्तहिद रहे किसी भी नुकसान से बचे रहे, लेकिन जैसे ही उनकी लड़ाई हुई दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया। इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। एक बहुत हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। वहाँ का बादशाह शेर था। शेर बहुत जालिम था। वो हर रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा लेता था। शेर के खौफ से तमाम जानवर हर वक्त डरे रहते थे। एक दिन तमाम जानवर एक जगह जमा हुए और सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हर वक्त के इस खौफ से जान छूट जाए। वो सब मिलकर प्लानिंग करने लगे। लोमड़ी ने मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है हम शेर से कहते हैं कि हम खुद बारी बारी आपके पास आ जाया करेंगे और आप हमें खा लिया करना। इस तरह हर रोज के खौफ से हमारी जान छूट जाएगी और शेर का पेट भी भर जाया करेगा। लोमड़ी के मशवरे पर तमाम जानवर रजामंद हो गए। बंदर ने कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह अपनी बारी आने तक हमें मौत का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। तमाम जानवरों के राय मशवरे के बाद लोमड़ी खुद शेर के पास गई और शेर को ये तमाम बात बताई। शेर ने कहा, ठीक है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसलिए मैं तुम सबकी बात मान रहा हूँ। लेकिन ये याद रखना कि किसी भी दिन जानवर आने में ताखीर हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और फिर जंगल में आकर तुम सब पर हमला कर दूंगा। शेर की ये बात लोमड़ी ने मान ली। उस दिन के बाद तमाम जानवर बिला नागा अपनी अपनी बारी आने पर शेर के पास चले जाते और शेर उनका शिकार कर लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि आज मैं इस बेरहम शेर को सबक सिखाऊंगा। उसने एक तदबीर सोची और आहिस्ता आहिस्ता शेर के कुठार के पास जाने लगा। इधर देर होने पर शेर बहुत गुस्से में था
और बेचैनी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इधर शेर ने जब इतने नन्हे से खरगोश को देखा तो और गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि मैं कैसे तुमसे अपनी पेट की आग बुझाऊंगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, देर होने पर माजरत करता हूँ। असल में मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैंने उसे कहा, जी नहीं, हमारे बादशाह तो अपने कुछार में हैं। शेर ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, कहाँ है वो बदबख्त शेर जो कह रहा है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो एक कुएं के पास बैठा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। शेर ने कहा, हाँ चलो। वो दोनों जब कुएं के पास पहुँचे तो खरगोश ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, देखें वो कुएं के अंदर बैठा हुआ है। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसको अपना अक्स नजर आया। शेर ने समझा ये दूसरा शेर है और वो चिल्लाने लगा, बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ कि कौन जंगल का बादशाह है। उधर से जब कोई आवाज ना आई तो शेर और गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने उस शेर को पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह उस जालिम शेर का खात्मा हो गया और तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक बड़ी सी दरिया में एक मगरमच्छ रहा करता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। वो दरिया से निकलकर दरख्त के नीचे आकर बैठ गया था। दरख्त के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने मगरमच्छ को देखा तो उससे पूछा, तुम क्यों इतने उदास हो मगरमच्छ? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें कुछ मजेदार सेब दे सकता हूँ। मगरमच्छ ने बंदर का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे हर रोज कुछ सेब दे सकते हो ताकि मैं उसे खाकर अपना पेट भर सकूं? बंदर इसके लिए तैयार हो गया और उसने हर रोज मगरमच्छ को कुछ सेब देना शुरू कर दिए। एक दिन मगरमच्छ की नीयत खराब हो गई और उसने बंदर का दिल खाने का सोचा। इसके लिए उसने एक आइडिया तैयार किया। उसने बंदर से कहा, मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें अपने घर पर दावत दी है। क्या तुम हमारे घर चलोगे? बंदर ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। बंदर मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और वो दोनों जाने लगे। जब वो दोनों दरिया के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी बीवी ने तुम्हारी कोई दावत नहीं की है। मैं तो तुम्हारा दिल खाना चाह रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं तुम्हारा दिल खाऊंगा। बंदर के जहन में एक आइडिया आया और उसने मगरमच्छ से कहा, लो, ये तो तुम्हें पहले बताना था। मैं तो अपना दिल दरख्त पर ही रख कर आ गया हूँ। बेवकूफ मगरमच्छ ने ये सच समझा। उसने बंदर से कहा, तो जाओ अपना दिल लेकर आओ ताकि मैं उसे खाऊं। जब वो वापस दरख्त के पास पहुंच गए तो बंदर जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहने लगा, बेवकूफ मगरमच्छ, कोई अपना दिल अपने जिस्म से कैसे निकाल सकता है भला? मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुम मेरे साथ इतना बुरा करने वाले थे। अब मैं तुम्हें कभी भी सेब नहीं दूंगा। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। बेवकूफ मगरमच्छ को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। एक जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम था अलगामा, बलगामा, शियाशम, जाने कुल। वो हर रोज अपने बच्चों को घर पर छोड़कर उनके लिए खाना लेने जाया करती थी। बकरी के घर के करीब एक शेर भी रहा करता था। बकरी ने अपने बच्चों को बताया हुआ था, बेटा, जब तक मैं आकर तुम लोगों को आवाज ना दूं, तुम लोग दरवाजा नहीं खोलना। शेर हर रोज ये देखा करता कि जब बकरी आकर अपने बच्चों को आवाजें देती है तो बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन शेर ने सोचा, क्यों ना मैं बकरी की आवाज निकालकर बच्चों से दरवाजा खुलवाऊं
और फिर उनको खा लूं। बकरी के घर से जाने के बाद शेर दरवाजे पर आया और अपनी मोटी आवाज से कहने लगा, अलगामा बलगामा शिया शशम जाने कुल दरवाजा खोलो। शेर की मोटी आवाज सुनकर बकरी के बच्चे समझ गए कि ये हमारी मामा नहीं है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर नाकाम वापस आ गया। दूसरे दिन फिर जब बकरी चली गई तो शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और थोड़ी कम मोटी आवाज में कहने लगा, अलगामा बलगामा शिया शशम जाने कुल दरवाजा खोलो। बकरी के बच्चों को फिर ये उनकी मामा की आवाज नहीं लगी और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर फिर वापस आ गया। तीसरे दिन बकरी के जाने के बाद शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और बिल्कुल बकरी की आवाज में कहने लगा, अलगामा बलगामा शिया शशम जाने कुल दरवाजा खोलो। अब के बकरी के बच्चों को लगा कि ये हमारी मामा ही हैं और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शेर जल्दी से घर में घुस गया और उसने 3 बच्चों को पकड़कर खा लिया। चौथा बच्चा बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वो शेर को ना मिला और शेर वापस अपने घर आ गया। बकरी जब घर पहुंची तो उसने देखा उसके बच्चे नहीं हैं। उसने अपने बच्चों को आवाज़ें दी तो चौथा बच्चा बेड के नीचे से निकल कर आया और उसने बकरी को बताया कि उसके बहन भाइयों को शेर खा गया। बकरी ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और उसने सोचा कि मैं अब शेर से बदला लूंगी। वो जंगल के नाई के पास गई और उसने अपने नाखून खूब तेज करवाए। फिर वो शेर के घर आई तो देखा शेर अपने घर में सो रहा है। उसने आगे बढ़कर शेर के पेट पे अपने नाखूनों से हमला कर दिया और शेर का पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ने पर उसके 3 बच्चे जिंदा सलामत बाहर निकल आए और बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। शेर को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत खूबसूरत जंगल था। वहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक हिरन भी था। हिरन बहुत अच्छा और खूबसूरत जानवर था, लेकिन उसमें एक खराबी थी कि वो अपना हर काम बहुत लेट स्टार्ट करता था। सुबह स्कूल जाने के टाइम पर उठने में इतनी देर कर देता था कि वो हर रोज स्कूल लेट पहुँचता था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स और उसके साथियों ने उसका नाम लेटू हिरन रख दिया था। वो हर रोज इरादा करता कि अब से मैं जल्दी उठा करूंगा और जल्दी स्कूल पहुंचूंगा, लेकिन सुबह फिर वही लेट। एक दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि आज सारे उसके साथी बहुत खुश हैं। उसने उनसे पूछा कि आज क्या बात है, सब इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब कल स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रहे हैं। लेटू हिरन भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं भी जरूर जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनकर उसके साथी हंसने लगे और कहने लगे, तुम कैसे जाओगे? तुम तो जब तक स्कूल पहुंचोगे हम सब जा चुके होंगे। लेटू हिरन ने कहा, नहीं, मैं कल जल्दी उठूंगा और टाइम पे स्कूल पहुंचूंगा ताकि मैं भी पिकनिक पर जा सकूं। उसके साथियों ने उसकी ये बात सुनकर कहा, चलो कल देखेंगे। हिरन घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ कल आप मुझे जल्दी उठा देंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें रोज उठाती हूँ मगर तुम उठते ही नहीं। लेटू हिरन ने कहा, नहीं माँ, मैं कल जरूर टाइम से उठूंगा। ये कहकर वो सो गया। सुबह जब उसकी माँ उसे उठाने आई तो उसने कहा, माँ मैं बस उठ रहा हूँ, आप नाश्ता बनाओ। ये कहकर वो फिर सो गया। फिर जब उसकी आँख खुली तो वो हस्बे मामूल लेट हो चुका था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा स्कूल बिल्कुल खाली था। चौकीदार अंकल ने बताया, बच्चे तो पिकनिक पर जा चुके। ये सुनकर वो बहुत रोया और उसने कहा, मैं पैदल ही दरिया पर जाऊंगा। ये कहकर वो पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई। शाम में जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो उसने देखा सारे बच्चे वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चों ने कहा, लो
देखो लेटू हिरन अब आ रहा है पिकनिक पर जब हम वापस जा रहे हैं। टीचर्स ने कहा अब तुम हमारे साथ ही बस पर वापस चलो क्योंकि तुम्हें अकेले पैदल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। और लेटू हिरन सबके साथ रोते हुए वापस आ गया। उस दिन के बाद से लेटू हिरन ने इरादा किया कि अब मैं कभी जिंदगी में लेट नहीं होऊंगा, मैं अपना हर काम वक्त पर करूंगा। दूसरे दिन जब सब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा लेटू हिरन सबसे पहले पहुंचा हुआ है और उस दिन के बाद से अब तक लेटू हिरन कभी लेट नहीं हुआ, बल्कि वो सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाले बच्चों में शामिल हो गया था। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी किसी जानवर की सालगिरह होती तो सारे जानवर उस जानवर के घर पर जमा होते और खूब हल्ला गुल्ला करते। एक दिन खरगोश की सालगिरह थी। उसने सारे जानवरों को अपने घर दावत दी। खरगोश ने खाने में बिरयानी बनाई थी। जब सारे जानवर खाना खा चुके तो वो आपस में हंसी मजाक करने लगे, लेकिन उनमें एक शेर भी था जिसने बिरयानी तो खा ली थी लेकिन उसका पेट ना भरा था और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा पेट भर जाए। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास बैठी हुई गाय से कहा, चलो आओ हम वॉक करके आते हैं। गाय बेचारी तैयार हो गई और उसके साथ वॉक करने चली गई। थोड़ी दूर जाकर शेर ने गाय को पकड़ लिया और चीर फाड़कर उसे खा गया। अब शेर का पेट भर चुका था और शेर फिर से खरगोश के घर आ गया और जानवरों के साथ बैठकर बातें करने लगा। अचानक सारे जानवरों को ख्याल आया कि गाय कहाँ गई और वो सब मिलकर गाय को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो सब उस जगह पर पहुंच गए जहां गाय की हड्डियां पड़ी हुई थीं। हड्डियां देखकर सारे जानवर समझ गए कि ये काम सिर्फ शेर का हो सकता है। उन्होंने जब शेर से पूछा तो शेर ने कहा, हाँ मैंने गाय को खाया है क्योंकि बिरयानी से तो मेरा पेट नहीं भरा था, मैं क्या करता। सारे जानवर ये सुनकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अब हम शेर को अपनी किसी दावत में नहीं बुलाएंगे और ना ही उसे अपना बादशाह रहने देंगे क्योंकि उससे हमारी जान को खतरा है। शेर ने सारे जानवरों से बहुत माफ़ी मांगी लेकिन जानवर राजी ना हुए और उन्होंने उसे अपने जंगल से निकाल दिया। शेर को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। किसी गांव में एक मछेरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़कर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। रोजाना की तरह एक दिन वो मछलियां पकड़ने दरिया पर गया। उसने अपना जाल दरिया में फेंका और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। वो इंतज़ार करने लगा कि जैसे ही मछलियां उसके जाल में फंसें तो वो उन्हें खींच ले। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जाल में कोई हरकत ना हुई तो वो मायूस होने लगा क्योंकि उन्हीं मछलियों को बेचकर तो वो अपना और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता था। थोड़ी देर बाद मछेरे को जाल में कोई हरकत महसूस हुई तो वो शुक्र अदा करने लगा और उसने सोचा कि जाल में खूब सारी मछलियां आ गई होंगी तो मैं उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने घर लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। यही सोचकर उसने जाल को पानी से बाहर निकाला, मगर वो ये देखकर बहुत हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक मछली फंसी हुई थी और वो मछली थी भी बहुत छोटी। वो उस नन्ही सी मछली को बाहर निकालने लगा तो अचानक मछली बातें करने लगी। ओ मछेरे, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे पानी से बाहर निकालोगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मछेरे ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना दिया, लेकिन फिर मछली उससे कहने लगी,
ओ मछेरे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पानी में। मैं पानी में जाऊंगी तो मैं वहाँ मौजूद सारी मछलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम कितने अच्छे मछेरे हो, और मैं उन सबको दरिया के किनारे पर लेकर आऊंगी ताकि तुम उन्हें पकड़ सको। अभी तो मैं एक हूँ, अकेली हूँ, इतनी छोटी सी हूँ। तुम्हारा पेट क्या भरेगा मुझसे, और तुम मुझे क्या बेचकर कमाओगे? लेकिन जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लोगे तो तुम उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकोगे और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकोगे। मछेरा ये सब सुनकर लालच में आ गया और उसने सोचा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इतनी छोटी सी मछली के बदले में अगर मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएं, तो मेरा कितना फायदा होगा। चलो कोई बात नहीं, आज इसको छोड़ देता हूँ और कल इसके बदले में बहुत सारी मछलियाँ हासिल कर लूंगा। यही सब सोचकर उस मछेरे ने उस नन्ही मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली खुशी खुशी पानी में चली गई और इस तरह उस छोटी सी नन्ही सी मछली ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। एक मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था चुन्नू और एक का नाम था मुन्नू। वो दोनों बहुत शरारती थे और अपनी मम्मा की कोई बात नहीं मानते थे। मुर्गी उन दोनों को शरारतें करने से मना किया करती थी, लेकिन वो मुर्गी की कोई बात नहीं मानते थे और हर वक्त नत नई शरारतें किया करते थे। एक दिन जब मुर्गी सो रही थी, वो दोनों उसे बताए बगैर घर से बाहर निकल गए। चुन्नू ने मुन्नू से कहा, चलो मुन्नू, आज बाग में चलकर खेलते हैं। वहाँ जाकर हम खूब मस्तियाँ करेंगे। चुन्नू मुन्नू बाग में पहुंचकर खेलने कूदने लगे। अचानक चुन्नू ने एक पतला सा लंबा सा कीड़ा देखा। चुन्नू ने मुन्नू से कहा, आओ मुन्नू, इस कीड़े को पकड़कर बाहर निकालते हैं, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। वो दोनों मिलकर कीड़े को जोर जोर से खींचने लगे। कीड़ा बहुत बड़ा था। वो दोनों खींचते जा रहे थे और वो निकलता जा रहा था। बड़ी मुश्किलों से खींच खींच कर जब कीड़े को बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि वो एक मोटा सा बड़ा सा चूहा था, जिसकी दुम को वो कीड़ा समझ बैठे थे। अब जो इतना मोटा और बड़ा सा चूहा देखा तो डर के मारे दोनों की हालत ख़राब हो गई और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। थोड़ी दूर चूहा भी उनके पीछे भागा, फिर वो कहीं और मुड़ गया। ये दोनों जब अपनी जान बचाकर घर पहुँचे तो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। वो दोनों अपनी माँ के सामने जाकर रोने लगे और उनसे वादा किया कि अब हम आपको बताए बगैर कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया है कि बड़ों की बात मानने में ही भलाई है। एक गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहा करती थी। उसका नाम मरियम था। उसके घर के करीब ही एक जंगल था। वो जंगल बहुत बड़ा और ख़तरनाक जानवरों से भरा हुआ था। मरियम का बहुत दिल चाहता था कि वो उस जंगल में जाए और वहाँ जाकर खेले, लेकिन उसके मम्मा पापा ने वहाँ जाने से उसे मना किया हुआ था। एक दिन दोपहर में जब उसके मम्मा पापा सो रहे थे और मरियम को नींद नहीं आ रही थी, उसने सोचा, क्यों ना मैं चुपके से जंगल में जाऊं और जाकर वहाँ खेलूं। मम्मा पापा तो सो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं जंगल भी देख आऊंगी। वो चुपके से बाहर निकली और जंगल की तरफ चली गई। जंगल बहुत बड़ा था। थोड़ी दूर आगे जाकर ही मरियम थक गई और उसने वापसी का सोचा, लेकिन जब वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसे रास्ता समझ न आया। वो चलते चलते थक चुकी थी और शाम भी हो गई थी। अचानक उसे एक घर नजर आया। उसने सोचा, चलो यहाँ चलकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और शायद मुझे यहाँ से मदद भी मिल जाए। ये सोचकर वो घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसे बहुत सारी खाने पीने की चीजें भी नजर आईं। मरियम को बहुत भूख भी लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी वो सारी खाने की चीजें खा लीं और बेड पर जाकर सो गई।
वो घर एक बंदर का था। जब वो घर आया तो उसने देखा उसकी सारी खाने पीने की चीजें कोई खा चुका है और उसके बेड पर सो भी रहा है। वो मरियम के करीब जाकर चिल्लाने लगा, उठो उठो, कौन हो तुम? क्यों मेरे बेड पर सो रही हो? मरियम बेचारी घबरा कर उठी और इतने बड़े बंदर को देखकर डर के मारे रोने लगी। बंदर ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरा खाना क्यों खा गई हो सारा? मरियम ने रोते रोते उसे सब कुछ बताया। बंदर को मरियम पर थोड़ा सा रहम आया। उसने मरियम से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे। मरियम उसके लिए तैयार हो गई और उसके घर में रहने लगी। मरियम बंदर के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसके घर के सारे काम करती। एक दिन मरियम के जहन में एक आइडिया आया और उसने बंदर से कहा, देखो बंदर, तुम मुझे तो मेरे घर नहीं जाने देते, लेकिन मैंने अपनी माँ के लिए पकोड़े बनाए हैं। क्या तुम उन पकोड़ों को मेरी माँ तक पहुँचा सकते हो? बंदर इसके लिए तैयार हो गया और उसने कहा, ठीक है, तुम पकोड़े बनाकर उन्हें एक बॉक्स में पैक कर दो। मैं वो बॉक्स तुम्हारे घर के बाहर रखकर आ जाऊंगा। मरियम ने जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए और उन्हें बॉक्स में रख दिया और फिर खुद भी उस बॉक्स में छुपकर बैठ गई और उस बॉक्स को बंद कर दिया। फिर उसने बंदर को आवाज लगाई, आ जाओ बंदर भाई, ले जाओ बॉक्स को मेरी माँ के घर। मरियम ने बंदर को अपने घर का रास्ता पहले ही बता दिया था। बंदर ने वो बॉक्स उठाया, अपने सर पर रखा और उसे ले जाकर मरियम के घर के बाहर रखकर आ गया। मरियम की मामा ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें से मरियम बाहर निकल आई। वो दोनों माँ बेटी खूब गले मिलकर रोईं और मरियम ने उनसे वादा किया, अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी। क्योंकि बड़ों की बात मानने में ही बच्चों की भलाई होती है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। इसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। वो एक बंगले में काम किया करती थी। एक दिन वो अपनी बेटी, जिसका नाम नन्ही था, उसको लेकर अपने साथ काम पर गई। बच्ची को छोड़कर वो अपने काम में मसरूफ हो गई। बच्ची मालकन की बेटी के साथ खेलने लगी। मालकन की बेटी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपनी गुड़िया दिखाऊं। वो दोनों गुड़िया से खेलने लगी। गुड़िया बहुत खूबसूरत और कीमती थी। घर आकर नन्ही अपनी माँ से जिद करने लगी कि मुझे भी वैसी ही गुड़िया चाहिए। माँ बेचारी परेशान हो गई और उसे समझाने लगी कि वो गुड़िया बहुत कीमती है। पास ही उसका भाई बैठा था, जिसका नाम इमरान था। इमरान ने नन्ही से वादा किया कि वो उसे गुड़िया जरूर दिलाएगा। मैं अपने सारे पैसे जमा करूंगा और तुम्हें वो गुड़िया जरूर दिलाऊंगा। इमरान को अखबार बेचकर जो पैसे मिलते थे, इसमें से थोड़ा थोड़ा जमा करने लगा। नन्ही रोज उससे पूछती, भाई गुड़िया कब लाओगे? एक दिन इमरान के पास कुछ पैसे जमा हुए तो वो दुकान पर पहुंचा, लेकिन दुकान पर पहुंचकर उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि गुड़िया बहुत कीमती थी और उसके पास उतने पैसे ना थे। वो उदास होकर बाहर निकला तो उसे पास ही एक छोटी सी दुकान नजर आई। इमरान जब उस दुकान पर पहुंचा तो उसे उन पैसों में एक छोटी सी गुड़िया मिल गई। इमरान जैसे ही गुड़िया लेकर घर पहुंचा तो नन्ही बहुत खुश हुई और गुड़िया को अपने हाथ में ले लिया। इमरान ने उसे समझाया कि अभी तुम इस गुड़िया से खेलो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें वैसी ही गुड़िया लाकर दूंगा जैसी मालकन के घर में थी। और दोनों बहन भाई खेलने लगे।